हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है और डे आज सेकेंड है। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था को प्राइम नंबर तक, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। ओके, यानी कि परिमेय संख्या होती क्या है। मतलब परिमेय संख्या का मतलब ये है, यदि किसी नंबर को हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना हो, तो हम लोग कुछ इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकें या व्यक्त किया जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। p और q जो हैं दोनों पूर्णांक होंगे, नंबर होंगे, ठीक है। चाहे पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। P का मतलब है नुमरेटर यानी कि अंश, और Q का मतलब है डेनोमिनेटर यानी कि हर, ठीक है। जैसे ये P बाई Q के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है, P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, किसी नंबर को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 5/0 हो गया तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या क्या हो सकती है, 1/2 या -1/2, ये चल सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक हो सकते हैं। ओके, तो अब देखिए कंसेप्ट क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है 3/5, 3/5, 7/9 आदि, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्या, जैसे ये पूर्णांक दिया गया है, आपके पास 4 दिया गया है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल है। इसको 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, समझ गए। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि जिसको हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना कर सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और उनका पूर्णतः वर्गमूल न निकाल सके, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। और इनका हम लोग पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे कर्ण में जो 2 दिया गया है, कर्ण में 2, ये भी अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 3, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 22 बट्टा, देखिए लेकिन एक कंसेप्ट है, ध्यान देने योग्य बात है, सभी लोग ध्यान दें। जब आप क्लास 9th का बुक या टेक्स्ट बुक उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध करिए, प्रूव दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना होगा, लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप लोग क्लास 6 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग इतना याद कर जाइए, पाई है जो ये पाई का मान बताए थे आपको कितना होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। लेकिन 22/7 क्या है, पाई का मान 22/7 है, ठीक है। लेकिन पाई एक ऐसा है जो कि इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ख्याल करिए, कॉपी पर नोट करिए, ठीक है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन पाई का मान 22/7 है, ठीक है। जब इससे भाग लेकर जाएंगे तो ये पूर्णतः कटेगा नहीं, ये पूर्णतः कटेगा नहीं, इसका इन्फिनिटी तक मान चला जाएगा, बार बार यही रिपीट होता जाएगा, कुछ वैल्यू के बाद बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए बात, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या समझ गए। परिमेय संख्या में क्या होता है, किसी भी नंबर को, किसी भी अंक को हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकें, वह परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर
ऐसी संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं रियल नंबर क्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या देखिए क्या होती है। वास्तविक वे संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ओके। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, उनको हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। देखिए जैसे कड़ी में 5 क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये बेसिकली ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कड़ी में 5 ये अपरिमेय संख्या है, 7/4 ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह -1 आपका एक नेगेटिव नंबर है। ओके, तो इस प्रकार के नंबरों को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या को यानी कि रियल नंबर को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे ये तो आपको उतना पढ़ना नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करने को मिलेगी, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आप लोगों को पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस ये ख्याल करिए सम्मिश्र संख्या मतलब यह एक काल्पनिक संख्या होती है, मतलब एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर जो होते हैं इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए आई स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, आई स्क्वायर का मान होता है -1, ये ख्याल करिए। ठीक है, ओके, यहां पर आई स्क्वायर है। ठीक है, I2 नहीं है, आई स्क्वायर है। इमेजिनरी को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। सम्मिश्र संख्या को आई से डिनोट करते हैं। आई स्क्वायर का मान कितना होता है भाई, आई स्क्वायर का -1 वैल्यू आती है। ठीक है, और वही I⁴ हो जाता तो क्या होता, I⁴ होता तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। ठीक है, देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान हो रहा है -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर का करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि I⁴ यानी कि आई का घात 4 है, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे बात। चलिए अब विभाज्यता के नियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि विभाज्यता के नियम से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 111 कौन से नंबर से कटेगी, 121 कौन से नंबर से कटेगा। तो ये सब यदि आप लोगों को मालूम रहेगा तो बहुत ही कुछ समय में आप लोग किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उसका इकाई का अंक सम हो अथवा शून्य हो। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस उसका इवन नंबर होना चाहिए या 0 नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए ये आपको नंबर दिया गया है 12, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा कंप्लीट रूप से। उसी प्रकार यूनिट प्लेस 240 का देखा जाए तो 0 है, तो ये भी कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्यता का नियम था। अब 3 से देख लेते हैं विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखिए जो आपके पास जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे आपके पास ये 465 दिया गया है नंबर 465। ठीक है, 465, इनका क्या है, सभी नंबरों का आप योग कर दीजिए। सभी नंबरों का योग करके उसमें 3 से भाग यदि लेकर जाते हैं, पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से कट जाता है, तब वो नंबर 3 से आप लोगों का डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा। तो 6 4 + 6 + 5, 6 4 10 5 15, क्या ये 3 से
भाग देने पर 15 कंप्लीट रूप से कट जाएगा, 3 5 15 5 बार में कट जा रहा है, यानी कि यह जो 465 नंबर दिया गया है 3 से जब इसमें भाग लेकर जाएंगे तो यह कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 465 जो नंबर दिया गया है 3 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी का देख लेते हैं। ठीक है, 4 से कब डिविजिबल होगा? कोई भी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब जो अंक लास्ट के जो 2 अंक होंगे यानी कि इकाई दहाई जो होंगे वो यदि वो संख्या 4 से विभाजित होंगी दोनों, तब समझ लीजिए वह 4 से विभाजित है। ठीक है, जैसे लास्ट का 64 है तो 64 को देखिए 4 से कट जाएगा, 64 है तो ये 4 1 जा 4, अभी कितने बार में जाएगा? 16। ठीक है, तो ये कट जा रहा है, तो इसलिए यह जो नंबर दिया गया है ये आपका 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका 5 से डिविजिबिलिटी का देख लेते हैं एक बार। 5 से डिविजिबल कब होगा? जब यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, यूनिट के प्लेस पर 0 हो या 5 हो। ठीक है, तब वो 5 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 6 से कब विभाजित होगी? जब संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी, जब 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वह 6 से भी विभाजित होगी। दोनों कंडीशन होना चाहिए, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो आपकी संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसा कि हमने अभी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जो जितना भी डिस्कस किया जा रहा है सभी के सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल लगाने में आपको समय नहीं लगेगा भाई, बहुत ही आसानी से सवाल लगा लेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा सिर्फ उसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको अभी इस लेक्चर में भी कंसेप्ट बताया जा रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिस नहीं करिएगा, लेक्चर पूरा देखा करिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको एकदम हेल्प करेगी आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, किसी भी विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल वीडियो होगी। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। सैनिक क्लासेस दिन रात आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा है और उसी के साथ आप लोगों के साथ तत्परता के साथ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इससे जुड़ा रहे, ताकि उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो भी अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल मालूम चल गया कैसे क्या होना चाहिए। जो नंबर दिया रहेगा वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो समझ लीजिए वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों का दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए तो इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। देखिए, यानी कि जो लास्ट का जो आपके पास जो दिया गया है 24,2429, लास्ट का क्या है अंक है 9, जब इसका हम लोग दोगुना कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 18 आ रहा है। शेष अंकों की संख्या कितनी है भाई? शेष अंकों की संख्या कितनी है? 242 अभी शेष हमारा नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो 242 में से जब 18 को घटा रहे हैं तो 224 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने पर शेषफल कितना आ जाएगा भाई? अब देखिए, उपरोक्त प्रक्रिया जो ऊपर वाली प्रक्रिया जो हमारे पास ये नंबर दी जा रही है, नंबर ये जो दी गई है, फिर उसका फिर 4 का 2 गुना कर रहा है तो 8 आ गया। ठीक है, 8 आया, उसके बाद 22 में से 8 घटाया तो 14 आया।
ठीक है, तो ये 14 जो है यह 7 से विभाजित है। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो नंबर दी गई है 2429, ये आपकी 7 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगी। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, 2 का डिविजिबिलिटी याद कर लीजिए, 3 का याद कर लीजिए, 5 का याद कर लीजिए, 7 का याद कर लीजिए और 11 का याद कर लीजिए। बस इतने से आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 11 का, इससे आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। 8 से कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, मतलब जो लास्ट के जो तीनों अंक हैं, जब यह 8 से विभाजित होंगे तो समझ लीजिए सभी संख्या विभाजित है। जैसा कि 192 8 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, 9 से देख लेते हैं। 9 से विभाजिता, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है, मतलब जैसे 3 का था उसी प्रकार 9 का भी है। सभी अंकों का योग करिए, करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें 9 से भाग दीजिए। यदि कंप्लीट रूप से कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए 10 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। इकाई का स्थान शून्य होना चाहिए, तो समझ लीजिए वह 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित तभी होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो। यानी कि जैसा कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 0 दिया गया है। जब इसमें भाग लेकर जाएंगे तो 10 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य हो। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास दिया गया है, ठीक है, 71,27,362, मतलब सम का स्थान, सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको ख्याल होना चाहिए। उसके बाद विषम संख्या क्या होती है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो सम संख्या क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सम संख्या 0 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 नंबर है आपके पास। ठीक है, तो देखिए सम संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर सम संख्या 2 है। दो दूसर का पोजीशन से ले लीजिए 6 नंबर को, उसके बाद 7 को ले लीजिए, फिर उसके बाद 1 को ले लीजिए। जब इनका सम कर दीजिए तो सम इनका करने पर 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद विषम संख्याओं का सम करिए। विषम संख्या क्या हो जाएंगी, 1 वाले स्थान को लीजिए, 1 स्थान पर कौन सा नंबर है, 2 है। फिर उसके बाद 3 के स्थान पर कौन सा नंबर है, 3 है। फिर 5 के स्थान पर कौन सा नंबर है, 2 है। फिर 7वें स्थान पर कौन सा नंबर है, 7 है। तो जब इनको भी ऐड करेंगे तो 14 आएगा। अब इन दोनों का अंतर 0 आ गया। तो इस प्रकार से यह संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 12 से 12 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वह नंबर जो दिया गया रहेगा वो 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। आप लोग भाग देकर देख सकते हैं, जो आप लोगों के पास जो ये नंबर दिया गया है यह कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगी। ठीक है, मैं बस आपको बता दे रहा हूं और आपका फर्ज बनता है आप लोग चेक कर लीजिएगा। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ है, 13 से कोई भी संख्या 13 से विभाजित तभी होगी जब संख्या का अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। जैसे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन में दिया गया है 6, 8, 9 में 9, इसमें अंतिम अंक कौन सा भाई, 9 है। ठीक है, 9 का 4 गुना कर रहे हैं, 9 से 4 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 में 4 से जब गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा और शेष अंक हमारा कितना बच रहा है, 68 ना। तो 38 36 प्लस 68 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 104 आ रहा है। ठीक है, 104। ओके, अब उसके बाद पुनः फिर इसमें क्या कर रहा है, लास्ट में कितना है, 4 है, 4 बचा, तो 4 का फिर 4 गुणा कर रहा है तो 16 आ गया। तो 10 और 16 को जोड़ा है तो 26 आ गया। इस प्रकार 13 यह डिविजिबल हो जाएगा 26 से। 26 कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगा 13 से ना।
तो इस प्रकार आपका जो 689 जो दिया गया है नंबर 689, यह 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है। उसी प्रकार 14 का भी है, 15 का भी है। कोई भी संख्या 14 से पूर्णतया विभाजित होगी यदि वह 2 और 7 दोनों से विभाजित हो। यदि जो नंबर दिया गया है आपको 6384, ठीक है, तो ये 7 से भी विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, तभी यह 14 से भी विभाजित होगी। ठीक है। 15 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 15 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि वह 3 और 5 दोनों से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए, तभी वह संख्या 15 से डिविजिबल होगी। ठीक है। 17 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कोई भी संख्या 17 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल को 17 से विभाजित कर दिया जाए। जैसे कि 731 का अंतिम अंक कौन सा है? 1 है। 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा किया हमने। तो उसके बाद आप जो कहा जो लास्ट नंबर है 73 है, सॉरी 73 है, 73 में से हमने 5 किया, माइनस 68 आया, जो कि 68 17 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल है। इस प्रकार आपका जो नंबर दिया गया है 731, तो ये आपका 17 से डिविजिबल है। ठीक है। उसी प्रकार 18 का भी देख सकते हैं, 25 का भी देख सकते हैं। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, फिर सहचार्य नियम है, फिर बंटन नियम है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो आपका ये जो पढ़ा विभाज्यता का नियम, इनमें से बेसिकली आप लोग किसका किसका याद कर लीजिएगा? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ज्यादा से ज्यादा 13 तक का, इतना याद कर लीजिएगा, बस आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यानी कि आपका जो दिया गया है क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ठीक है। क्रम विनिमय नियम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एडिशन में 2 नंबरों को जोड़ने के लिए और 2 नंबरों को गुणा करने के लिए। जब 2 नंबरों को जोड़ेंगे चाहे उनका पोजीशन चेंज कर कर तभी वही नंबर आएगा। उसी प्रकार जब 2 नंबरों का हम लोग गुणा करते हैं, उनका पोजीशन चेंज कर देते हैं, तभी भी वही रिजल्ट आपका आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर दिया गया है b प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल a हम मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है 2 और b हमारे पास है 3। अभी हम लोग एडिशन के लिए देखेंगे। ठीक है, जोड़ के लिए देखेंगे। ठीक है, a प्लस बी दिया गया है, a प्लस बी बराबर बोल रहा है b प्लस ए। ठीक है, तो a का मान कितना दिया गया है? 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। उसी प्रकार 3 2 5 हो गया। तो ओके, तो इस ऑपरेशन को हम लोग इस ऑपरेशन को कौन सा नियम बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का बस आपको ये याद करना जरूरी है। इतना इतना यदि आपको फॉर्मेट याद है तो समझ लीजिए आप लोग नियम को पहचान लेंगे। ठीक है। उसी प्रकार a का मान इसमें दिया गया है, ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है? बी ए का मान कितना ले लेते हैं? 2, b का मान ले लेते हैं 3। उसी प्रकार यहाँ पर b 3 दिया है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 2 3 6, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहां से ये आप लोगों का फार्मूला भी सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं सहचार्य नियम क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? आप लोगों का एसोसिएटिव लॉ 3 नंबरों के लिए लगेगा। एसोसिएटिव लॉ 3 नंबरों के लिए लगेगा। ठीक है, और तीनों नंबर रियल नंबर होनी चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज करके c को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका एडिशन के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं ए हमारे पास दिया गया है 2, बी हमारे पास है, बी मान लेते हैं 3 है, और सी दिया गया है हमारे पास 1। ठीक है, तो एक बाई एक रख के चेक करते हैं। पहले एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं, जोड़ के लिए। ठीक है, जोड़ के लिए चेक कर लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाहर दिया गया है ब्रैकेट में, ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट प्लस बी सी। ठीक है, ये हमको सेटिस्फाइड करना है। तो ए का मान कितना दिया गया है 2, बी का मान कितना है 3, और सी का मान 1 है। ठीक है, उसी प्रकार ए कितना दिया गया है 2, बी आपका 3 दिया है, और सी 1 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा भाई 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले को कितना हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, देखिए 6 बराबर 6 हो गया, इसलिए आप लोगों का नियम सेटिस्फाइड करता है जोड़ के लिए। यानी कि जोड़ का नियम क्या था भाई, ये वाला आप लोगों को फॉर्मेट याद कर लेना। ठीक है, यदि इस प्रकार के फॉर्मेट में आएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये कौन सा नियम है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, ये एसोसिएटिव लॉ का नियम है, साहचर्य नियम है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन का आप लोग रखकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वितरण नियम क्या है, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए बी सी आर 3 रियल नंबर देन, मतलब कहने का क्वेश्चन जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर कि ये आप लोगों के पास ए बी सी जो है 3 वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जैसे ये आप लोगों को ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ए हम मान लेते हैं हमारे पास 2 दिया है, बी हमारे पास दिया है 3, और सी हमारे पास है 1, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए क्वेश्चंस हम लिए हैं, इसी को समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए मान लिया है एग्जाम्पल के तौर पे ए आपको लिया है, ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, और इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सी बोल देते हैं। अब इसको भूल जाइए, इतना आप भूल जाइए। ठीक है, ए का मान कितना दिया गया है 2, बी का मान 3 है, और सी का मान 5 है। ठीक है, बस इसी पर हम लोग रखकर चेक करेंगे। देखिए ए का बी में मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए बी लिख दिया। ठीक है, और ए का सी से साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए सी लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब इसी को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, 2 को बाहर रख लेते हैं। बी प्लस सी कितना दिया है, बी हमने 3 लिया है, और सी को 5 लिया है। ठीक है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, ओके, 2 तिहाई 6। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर 2 का 5 में गुणा कर रहा है तो 5 दूना 10, 10 और 6 16। अब उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा भाई 5 3 8 हुआ, और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ गया। कितना आसान था। तो यह कौन सा लॉ हुआ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है भाई, ए अब इसका यहाँ पर गुणा कर दे रहा है। ठीक है, ए का बी के साथ कर रहा है, फिर ए का सी के साथ कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी जुड़कर अपनी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।